हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ को जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, ये 2019 से लेकर 2022 तक जो भी अभी तक आपके पेपर हो चुके हैं, इवन कि जो जून 2022 में ये हुआ था पेपर, तो इस सब के पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड करके यहाँ पर ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। तो आप लोग देख लीजिएगा। आज की जो है चौथे नंबर की सीरीज़ है, इसके पहले 3 आ चुकी हैं, आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस साथ में करेंट अफेयर की भी चल रही है और अब मैं रिसर्च की भी शुरू करूँगी और ICT। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब जो संभावित प्रश्न हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे नोट्स दे देती हूँ आपको जो आपके जो है बेनिफिट रहते हैं आपके लिए। उसमें मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करते ही हैं, साथ में और भी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आने की संभावना है या रिसेंटली अभी कुछ नए इन्वेंशन हुए हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो वो चाहे ICT से संबंधित हो, हायर एजुकेशन से हो, पीपल डेवलपमेंट से हो, करेंट से हो, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। और चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने से आपको वहाँ पर काफ़ी जो है PDF के फॉर्म में कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो नेट पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर एजुकेशन, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी बहुत क्लियरली एकदम कायदे से करवा दूंगी, जिससे कि आपका समय बचेगा और आपको रिवीजन हो जाएगा, प्लस साथ में ये भी पता लगेगा कि इससे रिलेटेड चीज़ें क्या है। तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस देखिए 60 से ज़्यादा हमने सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चंस करके ऐसे वहाँ पे 3 सीरीज़ हैं PDE की, और प्लस ये चौथी हो गई है। और 60 से ज़्यादा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसके साथ साथ जो हम संबंधित चीज़ों को भी, जो संबंधित पॉइंट्स हैं, उनको भी कंसिडर करते हैं। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन और कहीं के नहीं आपके आ चुके हैं। ये 2019 में क्वेश्चन आया था, ओलिगोट्रैफिक झीलों की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पर देखिए कई जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। पोषकों का उच्च स्तर, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर लो लेवल, और पोषकों का निम्न स्तर या एब्सेंस, ये गलत छप गया है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए पोषकों का अभाव, यहाँ पे होना चाहिए, और इसको ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, वो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, B है, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दुनिया के झीलों के आकार, साइज और गुणों में भरपूर विविधता पाई जाती है। तो इसी तरह पोषक स्थिति और प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। इसमें अल्प पोषित होती हैं, ऑलिगोट्रॉफिक, और फिर है अति पोषित, यूट्रोप्टिक, और फिर तीसरा है मध्य पोषित, मेसोट्रॉफिक। ठीक है, बीच की पोषक झीलें। तो अल्प पोषित या ऑलिगोट्रॉफिक झीलें गहरी होती हैं और इनका पोषण स्तर, न्यूट्रिएंट्स लेवल, निम्नतम होता है। ठीक है, इसको ऐसे आप देख लीजिएगा कि ऑलिगोट्रॉफिक कम पोषक, फिर अति पोषित यूट्रोप्टिक, ठीक है, और फिर है आपका मेसोट्रॉफिक। मेसो से मतलब मध्य का, बीच का है। ठीक है, तो आपको एक ही याद रखना है, यूट्रोप्टिक। तो यहाँ पर पोषण स्तर निम्न होता है ऑलिगोट्रॉफिक में, और उनका पृष्ठ से आयतन अनुपात भी कम होता है। तो इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। और यहाँ पर ये जो है, जब न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो इनकी प्राथमिक उत्पादकता भी कम होगी, और यहाँ पाए जाने वाले जलीय जीवों की संख्या कम है। तो इस तरह से जब उत्पादकता कम है तो वहाँ पर वो जो है सफ़र नहीं कर पाएंगे जो भी जलीय जीव हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओलिगोट्रॉफिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियो प्लस 20 सम्मेलन का मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम राइट ऑप्शन को ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ये बात करता है
Rio+20 सम्मेलन, इसका व्याख्या देखिए, का मुख्य परिणाम समर्थनीय विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य का विकास करना था। ठीक, तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य से संबंध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जून 2012 में रियो डी जनेरो ब्राजील में किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया गया, इसलिए इसे Rio+20 भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका एक फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये रियो सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था, उसके बाद Rio+5, तो मतलब ये 5 साल बाद न्यूयॉर्क में हुआ, +5 पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद Rio+10 2002 में हुआ, तो इसको +10 कहा गया, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और फिर +20 क्योंकि 1992 के बाद ये देखिए यहाँ से ये 10 साल के बाद है, तो इसलिए इसको Rio+20 कहा। ठीक, ये चार्ट याद रखिएगा, यहाँ पर ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जनेरो में। ठीक है, तो इस तरह से सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे Rio 2012 या Rio+20 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, इस तरह से इसके ये नाम है, Rio 2012 Rio+20 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 के रूप में भी जाना जाता है, और वैश्विक समुदाय के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को समेटने के उद्देश्य से सतत विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो ये इसका लक्ष्य हो गया। ठीक है, ये चार्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? तो इसमें फुकुशिमा है, चेरनोबिल है, और 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट। ठीक है, और उसके बाद है द लव कैनाल डिजास्टर। तो इसमें जो है फुकुशिमा, चेरनोबिल, ये सब जगहों के नाम है। ठीक है, स्थानों के नाम है। 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट, तो ये जो है नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आते हैं। फुकुशिमा ये जापान में है, यहाँ पर परमाणु संयंत्र से फैलने वाला एक नाभिकीय आपदा थी, और चेरनोबिल आपदा 1986 में यूक्रेनी शहर चेरनोबिल के परमाणु संयंत्र से हुई। ठीक है, ये तो जो है ये सब आपकी नाभिकीय हैजार्ड्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपको मैंने बताया था एम को ओ से रिलेट करके, प्रीवियस जो आपने देखी होगी अगर सीरीज, तो उसमें बताया था क्वेश्चन याद करने के तरीके में, है ना, सारे प्रोटोकॉल्स अधिकतर बता दिए थे, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो उनको एक बार देख लीजिए, मेरे कहने पे आप एक बार देख लीजिए, आपको हेल्प ही करेगा वो। ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका हेल्प ही करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने वो लिए हैं जिनसे बनता ही बनता है, टॉपिक जो है उन क्वेश्चन से बनते ही बनते हैं। ठीक है, और इस बार भी आपकी इन्हीं 5 सीरीज से ही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एनटीए भी कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, जो आ चुके हैं प्लस उससे रिलेटेड चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो आप जरा भी ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपको पता है ओजोन का क्षरण करने वाले, मतलब जो भी ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को सिस्टमेटिक रूप से समाप्त करने से संबंधित है। कब मनाया गया था? 1986 में अपनाया गया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को CFC अथवा ओजोन परत के अन्य क्षय कारकों से नष्ट होने हेतु व्यय में सहायता देने के लिए बहुपक्षीय कोष के जो है गठन का प्रावधान किया। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और ओजोन लेयर के जो भी हानिकारक इफेक्ट थे, इन सब के ऊपर होने वाले व्यय को जो है यहाँ पर एक उसमें करने के लिए कि इसको एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत इन सब की व्यवस्था की जाए, इसलिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो 1986 में इसको 1987 सॉरी इसमें अपनाया गया था। तो ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम UNEP निम्नलिखित में से किसके दौरान हुए विचार विमर्श का परिणाम था? तो यहाँ पर देखिए ये था आपका ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम इन 1972, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की, और जून 1972 में ही स्टॉकहोम में हुआ था। ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम को स्थापित किया। ठीक है, और इसका जनादेश जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करना, जो इसके लक्ष्य थे, विज्ञान समाधान विकसित करना, हरित आर्थिक विकास करना, ये सारे इसके टारगेट थे। ठीक, तो ये हो गया आपका ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है।
फिर देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसमें जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मतलब ये होता है आपका NDMA, ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय या गृह कार्य की एक एजेंसी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, होम अफेयर्स या गृह कार्य या गृह मंत्रालय ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी नाम से आएगा आपको इसी पे ही टिक करना है, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इसका काम क्या है, प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। एक चीज़ और इसमें पूछी जाती है कि इसके जो है अध्यक्ष कौन है। तो देखिए यहाँ पर इसका गठन देख लीजिए, 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य उपाध्यक्ष पद पर होता है, ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री के पद पे होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, ये याद रखिएगा। इसके कुछ कार्य भी हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ कार्य हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और आपदा प्रबंधन पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आपदा प्रबंधन बचाव प्रभाव ऐसे करके आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसके ऊपर पूरी वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। वरना इतनी चीज़ें काफ़ी है, यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से कार्य हैं इसके, और गृह मंत्री मतलब इसका अध्यक्ष कौन होता है, और उसके बाद कि इसका जो है कौन सी एजेंसी इसका कार्यकाल संभाल मतलब कार्य को जो है कार्यभार इसका कौन देखता है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अब अगला देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो क्या है, भूसागरीय समुद्री तटवर्ती पारितंत्र वाले इलाके और राष्ट्र सरकार द्वारा परिवीक्षित संरक्षण प्रदान करना, मतलब तो ये ऑप्शन सही है। पहले देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र या वनस्पतियों जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसको क्या है, सरकार की तरफ से मतलब इनको अधिकार मिला होता है संरक्षण का। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। ये उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित करता है। वे उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, ठीक है, कंजर्व करते हैं इसको। तो यूनेस्को ने भी एक परिभाषा अपनी दी है। और उसके बाद देखिए, राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस तरह से इसके अंतर्गत जो है ये 2 आते हैं, भूभागीय सामुद्रिक और तटवर्ती परितंत्र वाले इलाके और राष्ट्रीय सरकार द्वारा परिवीक्षित, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितनी भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी विद्युत की संभाव्यता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका 10 गीगावाट होना चाहिए, ठीक है, ये होगा राइट ऑप्शन। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संकल्प लिया। इन्होंने संकल्प ये लिया कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन के लिए हमारी 40% जो है स्थापित क्षमता स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। तो इसमें यह निर्धारण किया गया कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से कितनी 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, वायु ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट, ये क्षमताएं शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी हो गई, जियोथर्मल से जो है 10 गीगावाट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन। और बाकी भी याद रखिएगा, हो सकता है इस बार तो जियोथर्मल पूछा लेकिन अगली बार सौर ऊर्जा से पूछ लिया जाए, क्योंकि 2022 तो अभी बीता है, तो उसी से संबंधित करंट में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और नया डेटा कुछ आ गया होगा तो वो मैं आपको करंट में दे दूंगी, ठीक है। आप तो इसको याद रखिएगा कि 100 गीगावाट, एस अल्फ़ाबेट के लिए एस सबसे नीचे आता है ना, तो इसलिए क्या हो गया, इसका वेटेज ज़्यादा है 100 गीगावाट। इस तरह पी थोड़ा पहले है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली, तो पवन ऊर्जा तो 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा तो और कम हो गई 10, ठीक है, बायो ऊर्जा या भूतापी जियोथर्मल। और उसके बाद छोटी तो ये याद रहेगा 5 गीगावाट, ठीक। सबसे छोटी सबसे कम कितनी 5 गीगावाट है, और उसके सबसे ज़्यादा फिर 100 गीगावाट, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, फिर है कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स भी हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में वे शामिल हैं जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं। तो जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहेंगे,
यूज़फुल होंगे और इनसे कोई अनवांटेड रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय, जियोथर्मल और ज्वार शक्ति, टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइड्स के द्वारा जो आती है उस एनर्जी का जो यूज़ किया जाता है वही है। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से, कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जब आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी लोग कमेंट करते हैं, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी उनको हेल्प चाहिए होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको सॉल्व करूं, अपनी तरफ से जो भी हेल्प हो सके मैं कर पाऊं। तो अच्छा भी लगता है कि चलिए मेरे मोटिवेशन को आप भी बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन भी डाउन होता है कि अरे देख तो लिया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर किए, उसमें कुछ भी नहीं लगता है, एक लाइक करना है अगर पसंद आया तो, नहीं तो कोई बंदिश नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो। लेकिन अगर लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों के द्वारा हरित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि क्या थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्योटो, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए इसकी जो तिथि थी वो 2008 से 2012 तक ठीक थी। और क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में स्वीकार किया और इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 तक थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका, ये सी ऑप्शन सही है, 2008 से 2012। यही सब क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पेपर आपके हो चुके हैं और उन्हीं में से मैंने इनको कलेक्ट किया है, जो कि बार बार आ रहे हैं, उन्हीं से जो है घुमा फिरा के ही चीज़ें पूछी जा रही हैं, कई बार एज इट इज़ ही पूछा जा रहा है, तो उनसे संबंधित चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या क्या इफेक्ट होते हैं? इसमें से आपको ये देखना है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या रोग प्रतिरोधी तंत्र कमजोर हो जाता है, अनिद्रा की शिकायत होती है, और स्पीच इंटरफेरेंस, वाक रुद्धता, और ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट, फिर श्रवण सीमा में बदलाव और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है, और उसके बाद रोग प्रतिरोधी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इसके कारण नहीं होता है। इसके कारण ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? अनिद्रा की परेशानी होती है, स्पीच इंटरफेरेंस, और फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और श्रवण सीमा में बदलाव। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हुआ। तो अब इसके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण के कारण मेटाबॉलिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण कुछ हार्मोनल जो है बैलेंस भी बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ये फिगर है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 20 dB सबसे डेसिबल, ठीक है, जो ध्वनि को मापने की इकाई होती है वो क्या है? डेसिबल, डीबी से इसको लिखा गया है। देखिए सब जगह यहाँ पर डेसिबल स्तर पे ही ध्वनि स्रोत है, जिसमें से ये देखिए 20 dB पत्तियों की सरसराहट से, फुसफुसाहट, बहुत धीमे जो बात करते हैं कि अगला आदमी भी ना सुन पाए बगल वाला, तो वो कितनी है? 30 dB के अंदर होती है। ठीक, अब ये पूछा गया था एक किसी पेपर में आया था, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन नेट में ही पूछा गया है, कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि तो कितनी है? 40 dB। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 dB, ये कमरे वाला पूछा गया था। और उसके बाद देखिए ट्रक की आवाज़ की ज़्यादा होती है, फिर ट्रक की या जेट की आवाज़, जेट प्लेन की, तो ये जेट प्लेन की सबसे ज़्यादा है 150 dB, ये एक बार चार्ट याद रखिएगा। ठीक, और रॉकेट की उससे ज़्यादा है, तो ये हो गया 180 dB। तो मेन चीज़ यही है कि पत्तियों की सरसराहट या फुसफुसाहट में कितनी होती है, ये जो इधर के ना हाफ, इनको यहाँ से इतना याद रखिएगा ये। उसके बाद तो आपको याद रहेगा कि रॉकेट का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर ठीक है उससे डिक्रीज है। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कक्ष दुर्गंध शामक से पैदा होते हैं? यहाँ पर ये क्या होते हैं? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ये
कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कहते हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अधिकतर इन सब जगहों पे जो डिओडोराइजर्स होते हैं या कहीं पर पेंट वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही यूज़ होता है। ठीक है, पेंट वगैरह में इस तरह से। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वनारोपण के अंतर्गत लाया जाता है। अब ये जो है आपके मिशन से संबंधित है, कुछ मिशन परियोजनाएं योजनाएं इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेटेस्ट फॉर्म में जो कि करंट से संबंधित होते हैं तो वो हम करंट वाले में कंसिडर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या था, इसका राइट ऑप्शन है 6 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, हरित भारत मिशन क्या है ये पहले तो देखिए, ये है जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसके कुछ लक्ष्य थे। तो यहाँ देखिए, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, इसके द्वारा किए गए पर्यावरण सुधार को मान्यता देता है और इस तरह से इसके अलग अलग काम है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के कम होते हुए वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापन और संवर्धन करना और अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देना। इसका जो मेन काम है ये याद रखिए, इसका उद्देश्य 6 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि में वन रोपण और भारत के 23 से 33% क्षेत्र में वनों के विस्तार से इनके लक्ष्य को पूरा करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन आंसर। ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, हरित भारत मिशन से संबंधित है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। तो शिक्षा और मानव शक्ति पर इसका जो ये है आपका 4थी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान, इसका कार्यकाल था 1969 से 1974। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था 4थी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, शिक्षा और मानव शक्ति पर बल दिया गया। आगे देखिए, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्या है फिर, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या शिखर सम्मेलन का संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, UNCSD। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसको ये है, इसका डी ऑप्शन सही है, द रियो +20 कॉन्फ्रेंस 2012 है ना, अभी हमने पढ़ा था और ये है। ठीक है, तो ये 2012 का कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था। संधारणीय विकास या सतत विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20 जून 2012 तक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। इसका देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। 1992 में सबसे पहला हुआ था रियो डी जेनेरो में। अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद किया गया, इसलिए इसे रियो +20 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो UNCSD 2012 के उद्देश्य क्या है, सतत विकास के लिए नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना, रियो सम्मेलन के बाद हुई प्रगति और निष्कर्षों के कार्यान्वयन की कमियों का आकलन करना, दूसरा हो गया, और तीसरा है नई और उभरती चुनौतियों का समाधान करना। ये किसके काम है, UNCSD। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे अनुच्छेद से संबंधित जो पर्यावरण से है ये एक ही 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 कामे राज्यों को, फिर ब्लैंक है इसमें आपको भरना है, का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, 48 का जहाँ भी आएगा पर्यावरण का आप निशान लगाइएगा, बिल्कुल टिक करिएगा, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इसमें 48 का या 48A कुछ भी लिखा हो, राज्यों की पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट से संबंधित। आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट है द एयर पॉल्यूटेंट NOx। एक्स मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, ये कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वायु प्रदूषक किनका सम्मिलन है, मतलब किसका कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम पॉल्यूटेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 और NO का सम्मिलन होता है। ठीक है, तो याद रहेगा NO2 और NO। आगे देखिए,
नीचे दो कथन दिए हैं, एक को कथन, अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, ए और आर, असर्शन और रीजन। तो यहाँ पे कह रहा है सिस्टोसोमियासिस एक दूषित जनित रोग है, और तर्क कहता है सिस्टोएमिसिस रोग मुख्यतः पानी में सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऐसा इसका कारण ये गलत है, सिस्टोसोमियासिस एक दूषित जनित रोग है, तो इसका ए ट्रू हुआ बट आर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जल के दूषित होने के कारण ये फैलता है और जल में आयरन तथा अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तब ये रोग फैलता है। तो इस तरह से तर्क जो है इसका सही जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी भी कथन और कारण जो है, इस तरह के कथन और तर्क वाले जब कोई क्वेश्चन आते हैं तो अगर कथन में जो चीज़ वो प्रश्न कह रहा है, जो भी बात कह रहा है, स्टेटमेंट जो भी दिया है, उसी का आंसर यहाँ पे तर्क में होना चाहिए, तभी अब वो सही होगा, वरना वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सोच समझ के करिएगा। नेक्स्ट है, देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम क्या है। अब इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे नीचे क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है, ट्रोपोस्फीयर, फिर है आपकी समताप मंडल होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर होती है, और फिर यहाँ होती है थर्मोस्फीयर और है एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपकी इनका क्रम याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल बीच में ही है, उसके इधर उधर दो दो है। ठीक है, नीचे है क्षोभ मंडल, ऐसे याद रखिएगा, क्षोभ मंडल सबसे नीचे का लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर मौसम संबंधी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका क्रम आपका ऐसे रहेगा, DBCA। ठीक है, क्षोभ मंडल, अब आप याद लगा लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल में प्रमुख गैसें और उनकी मात्रा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। सबसे पहले ये देखना है कि किसका परसेंटेज सबसे कम है। तो किसका कम है, हीलियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीलियम और नियॉन और आर्गन, ये सब क्या है, आपके इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देखिए 78% किसका है, नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कम होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि वायुमंडल में प्रमुख गैस है और उनका परसेंटेज कितना होता है। अब हम आगे देखते हैं इन मंडलों के बारे में, है ना, जो भी स्फीयर्स हैं। तो देखिए इनकी खासियत क्या है। क्षोभ मंडल जो सबसे निचला स्तर है, यहाँ पर मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल, कोहरा, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। समताप मंडल की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समताप मंडल, बादल और ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैसी हलचल नहीं होती है, तो इसलिए जेट वायुयान जो है आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है, इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है, और इस कारण इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसका काम क्या है, ओजोन गैस क्या होती है, जो सोलर एनर्जी से, मतलब जो सोलर रेज आ रही हैं रेडिएशन होके, ये क्या होता है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं। तो इस तरह से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको यहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं पृथ्वी तक, और इस तरह से पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती हैं। तो यहाँ पर ओजोन लेयर जो है ये इसलिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस उसमें होती हैं, किस मंडल में होती हैं, तो आपका ये हो गया। उसके बाद होता है कि ओजोन लेयर के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक, आगे देखिए ओजोन लेयर से ही संबंधित है, ओजोन परत को किस यूनिट में मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो पूरी लाइन है ये वाली, ये 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm दाब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 mm की मोटाई बराबर होती है किसके, एक डॉप्सन यूनिट के। ये पूरा स्टेटमेंट ही क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, पिछली जो सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ओजोन परत को किस में मापा जाता है, डॉप्सन इकाई में। डॉप्सन और डेसिबल अंतर है दोनों में, ध्वनि की जो है डेसिबल में है और ओजोन परत की डॉप्सन में है। ठीक है, और एक डॉप्सन यूनिट किसके बराबर है, ओजोन परत की 0.01 mm की मोटाई। ओजोन परत हमेशा क्या है, मोटाई में इसकी मेजर किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन गैस बनती है, O3 आप देख रहे हैं यहाँ पे। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर निचले वायुमंडल में ये खतरनाक प्रदूषक के रूप में है। ठीक है, तो ओजोन क्षेत्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC।
ओजोन छिद्र जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो CFC। ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए रिलेटेड चीज़ें हमने कितनी सारी कवर कर ली। आगे देखते हैं। फिर देखिए ये है फ्लोटेशन। ये क्या होता है, तो प्लवन क्या है, ये एक इकाई क्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल जो है अपशिष्ट जल से क्या शुद्ध करने में किया जाता है। मतलब ये होता क्या है और इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सारा पूछ रहा है इसमें, है ना। तो पहले तो ये जानिए कि ये क्या होता है। तो फ्लोटेशन ये क्या है, एक ट्रीटमेंट है इन वाटर एंड वेस्ट वाटर के लिए। तो पानी या जो वेस्टेज है उसको जो है प्यूरिफाई करने के लिए एक ट्रीटमेंट होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जल उपचार वो साधन है जिसके द्वारा मानव या प्रकृति द्वारा उपयोग किए गए या दूषित पानी को जो है वांछित गुणवत्ता में बहाल किया जाता है, मतलब इसको प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें रासायनिक, जैविक या भौतिक प्रक्रियाएं या उनका संयोजन शामिल हो सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने में, और फिर दूसरा है सांद्र जैव की गाढ़े कीचड़ के लिए, फिर नेक्स्ट है इसका तेल और ग्रीस को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें, फ्लोटेशन में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ कवर हो गए। इसी तरह से अभी जो एक और सीरीज़ बच रही है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की आएगी, और इसी के साथ साथ रिसर्च और ICT की भी आएंगी। करंट की आपकी चली रही है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।